आज के इस विश्लेषण में हम किसी भी सफल कंपनी की रीढ़ यानी उसके वर्कफोर्स या कार्यबल के निर्माण को डिकोड करने वाले हैं। किसी भी कंपनी के पास चाहे कितना भी बेहतरीन प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर सही लोग नहीं हैं तो बात नहीं बनती। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की असली रणनीति को गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बुनियादी सवाल पर गौर कीजिए। ये जो बड़ी बड़ी सफल कंपनियां हैं, ये आखिर सही टैलेंट खोजती कैसे हैं? ये कोई संयोग या तुक्का नहीं है। ये सही समय पर सही पद के लिए सही व्यक्ति को खोजने की एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, आवश्यकताओं का आकलन। दूसरा, नियुक्तिकरण प्रक्रिया। फिर हम देखेंगे आंतरिक और बाहरी भर्ती के तरीके, और अंत में इन रणनीतियों का मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, आवश्यकताओं का आकलन। किसी को भी काम पे रखने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें चाहिए क्या और हमारे पास पहले से है क्या। इन दो शब्दों के बीच का अंतर समझना काफी दिलचस्प है। कार्यभार विश्लेषण यानी वर्कलोड एनालिसिस हमें बताता है कि संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितने और किस तरह के लोगों की जरूरत है। वहीं कार्यशक्ति विश्लेषण या वर्कफोर्स एनालिसिस ये दिखाता है कि हमारे पास वर्तमान में कितने लोग उपलब्ध हैं। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं ना, तब जाकर असली तस्वीर साफ होती है कि कंपनी में स्टाफ कम है या ज्यादा। एक बार जब ये जरूरत एकदम साफ हो जाती है तो हमारा दूसरा चरण शुरू होता है, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग प्रक्रिया। ये 6 कदम एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जरूरत का आकलन, फिर भर्ती और उसके बाद चयन। इसमें अनुस्थापन एवं अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन का चरण बहुत खास होता है। यहीं नए व्यक्ति को उसकी टीम, छुट्टी के नियमों और मेडिकल सुविधाओं जैसी चीजों से रूबरू कराया जाता है। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और अंत में उनके काम का मूल्यांकन होता है। अब इन सब में से चलिए दूसरे कदम यानी भर्ती पर थोड़ा और जूम इन करते हैं। भर्ती आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ खाली कुर्सियों पर लोगों को बिठाने का काम नहीं है। ये संभावित कर्मचारियों को सक्रिय रूप से खोजने और उन्हें कंपनी में अप्लाई करने के लिए प्रेरित करने की एक पूरी प्रक्रिया है। अब आप सोचेंगे कि ये संभावित कर्मचारी आते कहाँ से हैं? यहीं से हमारा तीसरा भाग पिक्चर में आता है, आंतरिक भर्ती। मतलब जब कोई पद खाली होता है तो सबसे पहली नजर अक्सर अपने ही घर के अंदर यानी मौजूदा कर्मचारियों पर जाती है। आंतरिक भर्ती के 3 तरीके होते हैं। पहला है स्थानांतरण या ट्रांसफर। इसमें किसी कर्मचारी को एक ही लेवल पर दूसरे विभाग या शिफ्ट में भेज दिया जाता है। दूसरा है पदोन्नति यानी प्रमोशन, जो कि ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता है, जहां जिम्मेदारी और सैलरी दोनों बढ़ती हैं। और तीसरा है अस्थायी अलगाव से वापसी या ले ऑफ रिकॉल। इसमें काम की कमी की वजह से जो कर्मचारी अस्थायी रूप से हटा दिए गए थे, उन्हें काम वापस आने पर फिर से बुला लिया जाता है। लेकिन सोचिए, अगर घर के अंदर सही उम्मीदवार ना मिले तो, या फिर कंपनी अचानक से बहुत बड़ी हो रही हो, तब बारी आती है हमारे चौथे भाग की, बाहरी भर्ती। जब अंदर के विकल्प कम पड़ जाते हैं तो कंपनियां बाहर की दुनिया में एक बड़ा जाल बिछाती हैं। इसमें पुराने पारंपरिक तरीकों से लेकर इंटरनेट और वेब पब्लिशिंग जैसे एकदम आधुनिक तरीके भी शामिल हैं। बाहर से भर्ती करने के कई दिलचस्प रास्ते हैं, जैसे फ्रेश टैलेंट के लिए सीधे कैंपस रिक्रूटमेंट। वहीं तकनीकी और मैनेजर लेवल के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की मदद ली जाती है। स्थापन एजेंसियां या प्लेसमेंट एजेंसीज पूरे देश के उम्मीदवारों का डेटाबेस रखती हैं। रोजगार कार्यालय सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, और जब बहुत बड़े लेवल पर लोगों तक पहुंचना हो तो अखबार या टीवी पर विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अकुशल श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती यानी नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल होता है, या फिर श्रम ठेकेदारों के जरिए शॉर्ट नोटिस पर लोगों को बुलाया जाता है। एक बहुत ही स्मार्ट और किफ़ायती तरीका है आकस्मिक बुलावा या कैजुअल कॉलर्स, जहां पुरानी फाइलों में रखे आवेदनों में से योग्य लोगों को छांट लिया जाता है। इसके अलावा मौजूदा कर्मचारियों की सिफारिशें और Naukri.com जैसी वेबसाइट्स पर वेब प्रकाशन आज के डिजिटल युग में बेहद प्रभावी हैं। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और 5वें चरण पर आ गए हैं, रणनीतियों का मूल्यांकन। अब क्योंकि कोई भी तरीका एकदम परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमें दोनों के फायदों और नुकसानों को निष्पक्ष रूप से तोलना होगा। अगर हम आंतरिक स्रोतों की बात करें तो इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। इससे मौजूदा स्टाफ मोटिवेट होता है, प्रक्रिया बहुत आसान है और ट्रेनिंग का समय और पैसा दोनों बचता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। ये कंपनी में नए विचारों को आने से रोकता है, कर्मचारी थोड़े आलसी हो सकते हैं और बार बार ट्रांसफर करने से काम की स्पीड भी घट सकती है।
दूसरी तरफ बाहरी स्रोतों के फायदे देखिए। इससे कंपनी में हाई क्वालिफाइड लोग आते हैं, ताज़ा विचार आते हैं और एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब बाहर से किसी को लाया जाता है तो मौजूदा कर्मचारियों में थोड़ी निराशा हो सकती है। साथ ही ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी लंबी और महंगी होती है।